दोस्तों, ईरान ने 3 जहाज को जब्त कर लिया है, जिसमें से एक भारत जा रहा था। ईरान ने इन्हें क्यों रोका? दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 3 से 5 दिन का समय दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसी बीच ईरान को फैसला करना होगा। दोस्तों, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाज़ों को जब्त कर लिया। इनमें एक जहाज़ भारत की ओर जा रहा था। जानकारी के मुताबिक कुल 3 कंटेनर जहाज़ इस घटना का शिकार हुए, जिन्हें ईरानी सुरक्षा बलों ने निशाना बनाया। ये सभी जहाज़ फारस की खाड़ी से होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया और उन्हें रोक लिया गया। सबसे पहले एपिमिनेंडस नाम के जहाज पर हमला हुआ, जो भारत के लिए माल लेकर जा रहा था। बताया गया कि इस जहाज पर गोलीबारी भी हुई और इसके ब्रिज यानी नियंत्रण कक्ष को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद यूफोरिया नाम का जहाज भी निशाने पर आया, जो यूएई के शारजाह बंदरगाह से रवाना हुआ था और सऊदी अरब के जिद्दा जा रहा था। इस जहाज को रोका गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि चालक दल पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तीसरा जहाज एमएससी फ्रांसिस का था, जिसका गंतव्य साफ नहीं था। ईरान ने दावा किया कि इन 2 जहाज़ों को जब्त कर लिया गया है और उन्हें ईरानी तट की ओर ले जाया जा रहा है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि ये जहाज़ बिना सही अनुमति के इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में चल रहे थे और नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी कर रहे थे, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक सख्त और सीमित समय वाला संदेश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने ईरान से कहा है कि उसके पास अब सिर्फ 3 से 5 दिन का समय है, जिसमें उसे बातचीत के लिए एक एकीकृत और साफ प्रस्ताव तैयार करना होगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये सीज़फायर लंबे समय तक जारी रहने वाला नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक अस्थायी समय है, ताकि ईरान अपनी स्थिति साफ कर सके। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ईरान की सरकार अपने अंदर चल रहे मतभेदों को खत्म करके एक मजबूत और एकजुट प्रस्ताव के साथ बातचीत की मेज पर आए। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि ये सीज़फायर निश्चित समय के लिए है और समय खत्म होने के बाद अमेरिका तय करेगा कि आगे क्या करना है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान की सरकार फिलहाल अंदर से कमज़ोर और बटी हुई है, इसलिए उसे थोड़ा और समय दिया जा रहा है ताकि वो सही प्रस्ताव तैयार कर सके। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के बड़े हमलों के बाद भी ईरान की सरकार खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उसके अंदर की स्थिति पहले जैसी मजबूत और साफ नहीं रही। पहले देश की सारी ताकत एक ही नेता के हाथ में होती थी, जैसे अली खामेनेई, जो अलग अलग नेताओं और गुटों को एक साथ संभाल कर रखते थे। लेकिन उनकी मौत के बाद अब वही नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा। उनकी जगह उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को नेता बनाया गया, लेकिन वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं और उनके घायल होने की खबरें भी हैं। इसलिए लोगों को ये साफ नहीं है कि असली फैसले कौन ले रहा है और देश को कौन चला रहा है। यही वजह है कि अब ऐसा लग रहा है कि ईरान को एक ही व्यक्ति नहीं, बल्कि नेताओं की एक टीम चला रही है। इस समय सबसे ज्यादा ताकत एक काउंसिल के पास है, जिसमें सरकार और सेना के बड़े लोग शामिल हैं। इस काउंसिल में मोहम्मद बागिर गालिबाफ सबसे अहम चेहरा बनकर सामने आए हैं और वही अमेरिका के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इस काउंसिल में सभी की सोच एक जैसी नहीं है। कुछ नेता बहुत सख्त हैं और अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहते, जैसे सईद जलीली। वहीं कुछ नेता थोड़े नरम हैं और समझौता करने के पक्ष में हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियन। अभी तक ये सभी नेता एक साथ खड़े दिख रहे हैं और बाहर से ऐसा लग रहा है कि ईरान मजबूत है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब अमेरिका के साथ बातचीत आगे बढ़ेगी। वहां यह तय करना होगा कि ईरान कितना समझौता करने को तैयार है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करे, जबकि ईरान इसे छोड़ना नहीं चाहता। ईरान के पास अभी भी एक बड़ी ताकत है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है और इससे अमेरिका पर भी दबाव पड़ता है। इसी वजह से ईरान को लगता है कि वो अभी भी मजबूत स्थिति में है। लेकिन अंदर की सच्चाई ये भी है कि देश की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी है। युद्ध और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से हालात खराब हैं और लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है। पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। ऐसे में सरकार के लिए अपनी सत्ता बचाना सबसे जरूरी है, इसलिए वो जरूरत पड़ने पर समझौता भी कर सकती है। हाल ही में एक घटना से ये भी पता चला कि सरकार के अंदर सब कुछ एक जैसा नहीं चल रहा। विदेश मंत्री अब्बास आरकची ने कहा कि युद्ध विराम के तहत समुद्री रास्ता खोल दिया जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद सेना ने उसे फिर से बंद कर दिया। इससे साफ हुआ कि अलग अलग नेताओं की राय अलग अलग है और अंदर से मतभेद मौजूद हैं। इन सब के बीच मोहम्मद बागिर गालिबाफ एक ऐसे नेता बनकर उभर रहे हैं जो सभी गुटों को साथ ला सकते हैं। उनके पास सेना, सख्त सोच वाले नेताओं और नरम विचारधारा वाले लोगों तीनों का समर्थन है। इसलिए आगे अगर कोई बड़ा फैसला होता है या अमेरिका के साथ समझौता होता है तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था
कि ईरान की मिसाइल ताकत लगभग खत्म कर दी गई है, लेकिन इजराइल की सेना ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास लगभग 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जो अब घटकर करीब 1000 रह गई हैं। यानी नुकसान जरूर हुआ, लेकिन पूरी ताकत खत्म नहीं हुई। यही वजह है कि युद्ध के आखिरी दिनों तक ईरान लगातार इजराइल और आसपास के इलाकों पर मिसाइलें दागता रहा। शुरुआत में हमले बहुत तेज थे, लेकिन समय के साथ उनकी संख्या कम हो गई, फिर भी खतरा बना रहा। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को जमीन के नीचे और पहाड़ों के अंदर छिपा कर रखा है। ये अंडरग्राउंड बेस इतने मजबूत और गहरे हैं कि इन्हें पूरी तरह नष्ट करना बहुत मुश्किल है। जब अमेरिका और इजराइल इन जगहों पर हमला करते हैं तो अक्सर वे सिर्फ सुरंगों के दरवाजों या एंट्री पॉइंट को ही बंद कर पाते हैं। इससे कुछ समय के लिए गतिविधियां रुक जाती हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं होता। ईरान बहुत जल्दी मलबा हटाकर इन ठिकानों को फिर से चालू कर देता है, कई बार सिर्फ 1-2 दिन के भीतर ही। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के लगभग 60% मिसाइल लॉन्चर नष्ट या बेकार कर दिए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लॉन्चर बच गए हैं। ये लॉन्चर खास तरह के ट्रकों पर लगाए जाते हैं, जिन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसी वजह से इन्हें ढूंढना और पूरी तरह खत्म करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कुछ लॉन्चर नष्ट भी हो जाएं, तो ईरान उन्हें जल्दी और कम खर्च में दोबारा बना सकता है। एक और अहम बात यह है कि ईरान के कुछ सैन्य ठिकाने बहुत गहराई में बने हुए हैं, यहाँ तक कि पहाड़ों के अंदर सैकड़ों मीटर नीचे। इतने गहरे ठिकानों तक पहुंचना सबसे ताकतवर बमों के लिए भी आसान नहीं है। अमेरिका के पास बंकर बस्टर जैसे शक्तिशाली बम हैं, लेकिन वे भी हर जगह असरदार नहीं हो पाते, खासकर जब ठिकाने बहुत गहरे और मजबूत चट्टानों के अंदर हों। इसके अलावा मौसम भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। ईरान में सर्दियों और बारिश के मौसम में बादल, कोहरा और बर्फ की वजह से सैटेलाइट और निगरानी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इससे हमलों की सटीकता कम हो जाती है और ईरान को अपने सिस्टम छिपाने या फिर से तैयार करने का समय मिल जाता है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने ईरान की मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियों को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान धीरे धीरे अपनी उत्पादन क्षमता फिर से शुरू कर सकता है। अगर युद्ध नहीं होता तो ईरान अगले 1.5 साल में 8000 मिसाइलें बना सकता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया धीमी हो गई है। फिर भी आने वाले सालों में वो फिर से हजारों मिसाइलें बना सकता है।